जो भी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है यही दे लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में फर्स्ट टर्म आता है हम लोगों का नेशनलिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता क्या है। नेशनलिज्म जब किसी का अपने नेशन के प्रति जो फीलिंग होती, जिसके प्रति जो प्यार होता है, उसी को जो इमोशंस होता है, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। जिसको पा करके सारे एक कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के अंदर एक जो फीलिंग होती है, जो हमारी एक ढंग से कोई सिविलाइजेशन हो या लैंग्वेज हो या कोई जैसे कि अपने यहाँ है सिंबल है भारत माता का, है? उनको देख करके सारे लोगों के मन में ये आता है कि ये अपना ये नेशन सिंबल है। जैसे अपना तिरंगा है, उसको देख करके भी फीलिंग्स आती है कि अपने देश का ये तिरंगा है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, जो लव है अपने नेशन के प्रति, वही है नेशनलिज्म। देखिए यहाँ डेफिनेशन दिया है, नेशनलिज्म इज लॉयल्टी एंड डिवोशन टू ए नेशन। अपने राष्ट्र के प्रति जो त्याग होता है वही नेशनलिज्म है। अब इससे वैसे कॉलोनी तो बहुत पहले से थी, लेकिन इसमें हम लोग 1920 से जो इवेंट्स हुई हैं, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया है लड़ाई, उस सब के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, इनके क्या क्या काजेस थे और इसमें हम लोग कहाँ तक सफल रहे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और कैसे सारे सोशल ग्रुप्स, इंडिया जो है काफी कई सोशल ग्रुप्स की कंट्री है, तो कैसे सारे लोग आए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ कि जो ब्रिटिश थे, ये जो पावर थी ब्रिटिश के साथ, ये जीत गए और जो ऑटोमन्स एम्पायर था वो हार गया। तो ऑटोमन एम्पायर जो था, वहां पर शासन किसका था? जो इस्लामिक स्टेट का, इस्लाम धर्म का जो सब मुखिया होता है, स्पिरिचुअल हेड जिसको कहते हैं, तो जो स्पिरिचुअल हेड होता था उसको खलीफा कहा जाता था उस समय। उसको लोगों ने हरा दिया, हरा करके वो खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया कि अब तुम नहीं रहोगे। तो चूंकि वो स्पिरिचुअल हेड था पूरे इस्लामिक स्टेट का, जितने भी इस्लाम धर्म मानने वाले हैं सबका हेड था, तो इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो इंडिया में भी जो इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा खिलाफत। तो ये फर्स्ट रीजन हुआ। उसके बाद उस समय इंडिया जो है ब्रिटिश रूल में थी, ये आप जानते हैं। तो क्या हुआ कि जब लड़ाई होती है तो खर्चा तो बढ़ता ही है। तो ये एक लड़ाई में जो खर्च बढ़ा, इंग्लैंड का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खर्च बढ़ा, उस खर्चे को इन लोगों ने क्या किया कि अपने कॉलोनियों से लेने की स्ट्रेटजी तैयार की कि इसको हम लोग अपनी अपनी कॉलोनी से, जो जितनी कॉलोनियां हैं उनसे ही वसूल किया जाएगा। तो इंडिया जो है इंडिया से सबसे अधिक पैसा इंग्लैंड जाता था, उसकी जितनी भी कॉलोनी थी। तो उस खर्चे का भार इंडिया पर डाला उन लोगों ने। और कैसे लिया? इनकम टैक्स, यहाँ इनकम टैक्स जो है लगा दिया गया, बढ़ा भी दिया गया। और कस्टम ड्यूटीज, जो माल आते जाते थे बाहर से यहाँ पर, उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। जब कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर से आने वाला जो गुड्स है, जो माल है, वो महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ गई। और उसी समय क्या हुआ कि
जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी इंडिया की, वो भी सूखे वगैरह से बर्बाद हो गई। तो सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, लोगों के पास खाने के लिए था नहीं। जब खाने के लिए नहीं था तो वो टैक्स कहां से देते? तो लेकिन इन अंग्रेज कहां सुनने वाले थे। इन लोगों ने उसकी फिक्र न करते हुए लोगों से टैक्स, जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू टैक्स होता है, उसको वसूलना जारी रखा। इससे भी लोगों के मन में, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सारे लोग एक साथ आए जो इस इलाके में रहते थे। अब फसल जो है जब खराब हो गई तो शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी आ गई। अब जब भोजन के लिए तरसने लगे, उधर रेवेन्यू की मार थी, तो लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई और लोग इस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो गए। Though through the war, years increased, doubling between 1913 and 1918, leading to the extreme hardship for common people. अब इस समय जब लड़ाई चल रही तो साधारण लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। जो भी वर्किंग आवर्स थे या जो भी चीज था उसको डबल कर दिया गया। और इससे अब लोग ये उम्मीद करते थे कि अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिश के साथ, अगर हम लोग कोऑपरेट करते हैं तो ब्रिटिश खुश होकर के हमको जो है आज़ादी दे देंगे, फ्रीडम दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश बहुत चालाक थे। मुसीबत के समय इंडियंस का सहयोग लेकर के, और बाद में जब लड़ाई खत्म हुई तो उन्होंने इसे फ्री करने से मना कर दिया। जब फ्री करने से मना कर दिया और उधर ऑटोमन साम्राज्य, जैसे हमने बताया कि हार गया था, तुर्की के जो खलीफा थे उनको हटा दिया गया था, तो यहाँ पर खिलाफत कमेटी बनी थी। तो खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके पहले जैसा बताया गया है, आप लोगों को पता होगा कि हिंदुओं और मुस्लिमों में आपस में काफी कंट्राडिक्शन था, उन लोगों में बनती नहीं थी। तो लेकिन जब वो खलीफा हार गया तो यहाँ के दो बंधु थे, मुस्लिम बंधु, उसका नाम शौकत अली और एक और थे, उन लोगों ने खिलाफत कमेटी जब बनाई तो महात्मा गांधी के पास मैसेज दिया कि आप जो आइए, हम लोग मिल करके इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, इन्होंने काफी हर्ट किया है इस्लाम को। तो महात्मा गांधी गए और जा करके उन्होंने बात की, और 1920 का जो कलकत्ता का कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, उसमें कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है, एक मौका है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं, ब्रिटिश से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं। तो वहां पर सब एग्री हो गए। तो क्या हुआ कि अब इन्होंने जब नहीं मिला था तो एग्री हो गए, तो इन्होंने सत्याग्रह तभी चालू किया। सत्याग्रह क्या होता है? जैसा कि इसके वर्ड से ही है कि सत्याग्रह इज एन आइडिया विच इज फाइट फॉर ट्रू कॉज और अगेंस्ट इनजस्टिस is fought without any violence। बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के जब हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं या कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं जिसमें वायलेंस ना हो, इसकी पहली प्राथमिकता होती है सत्याग्रह की। गांधी जी ने बताई थी कि ये वायलेंस इसमें नहीं होना चाहिए, मारपीट इसमें नहीं होना चाहिए। अपनी बात काफी पैसेंस के साथ रखना होता है, और जो अपोजिट होता है, जो गलत काम करता है, उसके किसी भी मतलब अत्याचार का आप कह सकते हो, उसको सहना पड़ता है। तो महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। उसके पहले सत्याग्रह का प्रयोग
वे अफ्रीका में कर चुके थे इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ, और वहां पर वो सक्सेस हुए। तो यहाँ पर आके जब उन्होंने अपने देश की स्थिति को देखा तो यहाँ पर भी वे उस सत्याग्रह के अंश को उन्होंने अपनाने का पूरा निश्चय किया। और फिर उन्होंने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया, और बहुत सारे सत्याग्रह इन्होंने आयोजित किए, जिसमें फर्स्ट था चंपारण का सत्याग्रह इन 1916 में। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। तो चंपारण में क्या था? चंपारण में नील की खेती होती थी। चंपारण में नील की खेती होती थी। वहां के जो नील का कारोबार करने वाले जो ब्रिटिश थे वे जबरदस्ती खेती करवाते थे। 320 पार्ट पर, जैसे आपके पास जितनी भी लैंड है उसके 320 पार्ट पर आपको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। आप बाउंड थे, आपको करना ही होता था। इसके लिए वे जबरदस्ती आपको पैसा दे करके, नील जो नीलहे फार्मर थे, नील की खेती करने वाले जो फार्मर्स थे, उनको पैसा दे करके जबरदस्ती उनकी दस्तखत करवा ली जाती थी कि इतने पर तुमको खेती करनी है। और नील की खेती का ये था कि अगर कुछ साल तक नील की खेती हो गई तो जमीन बेकार हो जाती थी, उस पर दूसरी कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं होती थी। अब लोग अपोज करते थे तो उनके जो है काफी पनिश किया जाता था। तब इस तरह से चंपारण में इसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ। पहला सत्याग्रह इस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण में किया। वहां के लोगों ने बुलाया महात्मा गांधी को, तो ये चंपारण गए और वहां पर इन्होंने सत्याग्रह किया। और उसके बाद अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में स्ट्राइक किया। अहमदाबाद जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वहां काम के घंटे को लेकर, तो वहां पर इन्होंने सत्याग्रह किया और उनको जो भी मांगे थी उसको पूरा करवाया। पहले तो मानने के लिए कॉटन मिल मालिक जो तैयार नहीं थे, ओनर्स, लेकिन बाद में वो एग्री हो गए। तो ये सब चल ही रहा था कि उसी समय गवर्नमेंट ने एक रोलेट एक्ट पास किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रोलेट एक्ट पास किया। रोलेट एक्ट में अब जानिए क्या होता है। रोलेट एक्ट में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने का एक उपाय था जिसको लॉ का रूप दे दिया गया था। इसमें अगर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं और जो लगता है ब्रिटिश को कि हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमारे हित में नहीं है, तो इसको उस लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को जिसने ऐसा किया, उसको 2 ईयर्स के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसको कहा गया बिना वकील बिना दलील के कानून। इसमें आप कोई भी अपना लॉयर नहीं रख सकते थे। अब इसका भी महात्मा गांधी जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह उन्होंने 1919 में 1919 में स्टार्ट कर दिया। अब कैसे? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जितने इंडियंस हैं वो सब अपनी जो है शॉप्स को क्लोज करें, दुकानें बंद करें। जगह जगह रैलियां ऑर्गेनाइज की गई और लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और इसी रोलेट एक्ट के समय जब जगह जगह स्ट्राइक होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये काफी घबरा गई। घबरा करके इन्होंने क्या किया कि पंजाब में जहां थोड़ा उपद्रव हो रहा था वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया। ये मार्शल लॉ क्या होता है? जब कहीं की पुलिस किसी व्यवस्था को नहीं देख पाती है तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मतलब मिलिट्री शासन जिसको आप कहते हैं, मिलिट्री रूल,
वहां पर जो है लाया जाता है। तो जब मिलिट्री रूल वहां मार्शल लॉ लगाया गया तो उसकी कमांड जो है जनरल डायर को दे दी। जनरल डायर उसकी कमांड जो है ले लिए। उसके बाद 13 अप्रैल 1919, ये डेट आप लोग ध्यान दीजिए कि इस दिन बैसाखी का त्योहार रहता है, बैसाखी का फेस्टिवल रहता है पंजाब में। तो उस समय ये मेला वगैरह लगा हुआ था जलियांवाला बाग में। तो चूंकि वो फेयर था, फेस्टिवल फेयर था, तो कुछ लोग तो पॉलिटिकल व्यू से वहां गए थे अपनी बात, और कुछ लोग सिर्फ अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने गए। तो जब पता लगा कि मार्शल लॉ में तो बहुत सारे लोगों को एक जगह कलेक्ट होने की परमिशन नहीं होती है, जब पता जनरल डायर को पता चला कि वहां पर लोग काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो अपने फोर्स के साथ आया और जितने भी जलियांवाला बाग से जितने निकलने वाले द्वार थे, मतलब एग्जिट गेट थे, उन सबको उसने बंद कर वहां पर अपने पुलिसमैन को लगा दिया, फोर्स को लगा दिया, और सिर्फ 5 मिनट का मौका दिया था। उतनी बड़ी भीड़ जिसमें हजारों लोग थे, सिर्फ 5 मिनट का मौका दिया गया कि यहां से भाग जाओ, और लोग निकल नहीं पाए। तभी उन लोगों ने फायर झोंक दिया, गोलियां चलने लगी, काफी लोग, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। वहां पर एक कुआं था, वो लाशों से पट गया था। अब क्या हुआ, जब वहां इतने सारे लोग मर गए तो जो एजिटेशन था इंडियंस का वो काफी बढ़ गया। अब इंडियंस एजिटेट होकर के इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंगें थी उन पर अटैक करना शुरू किया, उनके तोड़ फोड़, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मारना, ये सारे काम वो लोग स्टार्ट कर दिए। दिस वायलेंस वाज टू स्टॉप मूवमेंट। अब चूंकि जो गांधी जी थे वो वायलेंस नहीं चाहते थे, और इस तरह से उन्होंने ये जो मूवमेंट था सत्याग्रह, इसको रोक दिया। ये देखिए जलियांवाला बाग दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये फायर कर रहे हैं, वहां पब्लिक जो है गिर रही है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें कोऑपरेशन मतलब सहयोग, नॉन कोऑपरेशन मतलब जिसमें असहयोग किया जाए। तो इसमें यह था इस मूवमेंट में कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, उनकी कोर्ट हों, और उनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का बहिष्कार इंडियंस करें। तो गांधी जी ने एक बुक लिखी है हिंद स्वराज। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो उनका यह था कि अगर इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम लोग किसी तरह का कोऑपरेशन न करें तो 1 साल के अंदर हम लोग फ्री हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ब्रिटिश यहां से छोड़ करके चले जाएंगे अगर उनका किसी भी तरह का सहयोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में ना हो, वो जो कहें उस बात को न माने। टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स टुगेदर, गांधी जी मेट अहमद अली एंड शौकत अली। ये देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली यही जो थे जिन्होंने एक खिलाफत कमेटी को ऑर्गेनाइज किया था। तो इनसे मिले। इसके पहले भी हमने बताया कि लोगों ने ये मांग रखी कि हम लोग एक साथ होकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला रहे हैं हिंदू वो, और खिलाफत मूवमेंट चलाने वाले मुस्लिम्स, ये दोनों एक साथ मिल जाएं और मूवमेंट को अगर चलाएं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों को आजादी मिल सकती है, इन अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सकता है।